धौलपुर गांव में रहने वाली कोमल एक नंबर की आलसी थी। उसके शरीर पर जमी चर्बी उसके आलस को बयां कर रहा था। उठ जाओ कोमल, अब कम से कम खाना तो खा लो। माँ, आप खाना यही बेड पर ले आओ ना, मुझसे नहीं उठा जाता। और हाँ, जल्दी ले आना, भूख के मारे पेट में कबड्डी मची है। अरे कम से कम ब्रश तो कर ले। अब क्या 2 कदम बाथरूम तक चलने में भी आलस आ रहा है तुझे? अरे विशाल कद का हाथी तो कभी दातुन करता नहीं। अब मैं एक दिन ना करूंगी तो भला क्या ही आफत आ जाएगी। अरे तेरे इस आलस के कारण ही तो दिन पर दिन तू फूलती जा रही है। ना जाने कौन इस लड़की से ब्याह करेगा। कर लेगा जिसे करना होगा माँ, तू ज्यादा चिंता मत कर। अच्छा अब जाओ, मुझे सोने दो। कोमल पूरे इलाके में फेमस हो चुकी थी। बिस्तर से उठने में भी उसे आलस आता था। वो सिर्फ नहाने और बाथरूम तक जाने के लिए बिस्तर से उठती थी। यहाँ तक कि उसके इकलौते भाई की शादी थी, उस रोज भी वो बिस्तर से नहीं उठी और घर पर बिस्तर पर ही पड़ी रही। उसकी नई नवेली भाभी घर में आई तो उसकी सास ने उसे उसकी आलसी ननद से मिलवाया। एक शाम, दीदी उठ जाइए, खाना खा लीजिए। भाभी यही ले आइए ना, मैं अपना खाना बिस्तर पर ही खाती हूँ। दीदी नॉनवेज बना है, वो भी भला कोई बिस्तर पर खाता है क्या? हाँ मैं खाती हूँ, जाओ अब जल्दी से ले आओ, बहुत भूख लगी है। ये भगवान, मेरी ननद तो कितनी आलसी है। बहू ये जो बोलती है बोलने दे, तू इसके लिए खाना यहीं ले आ। हाय रे, इसे कहते हैं किस्मत, जहाँ मेरी ये आलसी ननद सारे दिन बस बिस्तर तोड़ती रहती है और मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। इसी तरह दिन बीतते गए और अब कौशल्या कोमल के लिए रिश्ता देखने लगी। बेटी उठ जा, कम से कम अपनी भाभी का देख, वो कैसे घर का सारा काम करती है, उससे कुछ सीख। तू ऐसे ही बिस्तर पर पड़े रहेगी तो कौन लड़का शादी के लिए हाँ करेगा? माँ, अब जिसे भी शादी करनी हो वो मैं जैसी हूँ वैसे ही शादी करेगा मुझसे। जो लड़की पैर चलाने में भी आलस करती थी, वो जुबान चलाने में बिल्कुल पीछे नहीं रहती थी। कुछ समय बाद उसके लिए एक लड़के का रिश्ता आया। लड़की को बुलाइए, हम उसे देखना चाहते हैं। जी, लड़की ने यहाँ आने से मना कर दिया है। वो ऊपर रूम में वहीं आप लोगों से मिलना चाहती है। हाय रे, कैसी आलसी लड़की है ये। ऐसी लड़की से शादी करने से अच्छा है हमारा बेटा कुंवारा ही रहे। इसी तरह एक के बाद एक कई लड़के उसे मना करते रहे। ये देख कौशल्या बड़ी परेशान हो जाती है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा बहू, अब इसकी शादी कैसे होगी? मुझे तो इसकी शादी की चिंता दिन रात सताई जाती है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, इससे आपकी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। अब उनकी शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी, साथ ही अब मैं उनका आलस भी खत्म कर दूंगी। दरअसल नैना का एक चचेरा भाई अनुपम था जो नैना को बड़ा मानता था। नैना ने उससे मिलकर सारा प्लान उसे समझा दिया। ठीक है दीदी, मैं शादी करूंगा आपकी ननद से, और जैसा आपने कहा है वैसा ही करूंगा। फिर शादी वाले दिन भी कोमल बड़ी मुश्किल से लहंगा पहनकर तैयार हुई। ओफो भाभी, ये लहंगा पहनकर तो मैं बहुत थक गई, मुझे अभी फिर से नींद आ रही है। बदतमीज लड़की, इतनी मुश्किल से तेरी भाभी ने एक लड़के को तेरे से शादी के लिए तैयार किया है और तुझे आज भी सोना है। बारात आने को है और मैडम को सोना है। कोई बात नहीं माँ जी, आज ननद जी का इस घर में आखिरी दिन है, इसे अभी सोने दीजिए। कुछ देर बाद बारात आ गई, लेकिन कोमल अपने बिस्तर से नहीं उठी। मुझसे नहीं होता 2-2 घंटे स्टेज पर खड़े रहो और फिर सारी रात मंडप में बैठो। नहीं नहीं, मैं शादी करूंगी तो यहीं बिस्तर पर ही करूंगी। तभी अनुपम वहाँ आता है। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ कोमल, ऐसे तो तुम बहुत थक जाओगी। थैंक यू सो मच अनुपम, जो तुमने मुझे समझा। अरे तुम्हारा होने वाला पति हूँ, समझना तो पड़ेगा ही। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। फिर मंडप के पास ही कोमल का बिस्तर लगाया जाता है, जिस पर लेट कर ही कोमल शादी करती है। शादी की रस्में ऐसी ही संपन्न होती है। कोमल ससुराल चली गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहाँ उसके साथ क्या होने वाला है। शुरू के 2 दिन तो उसकी सास, ननद और नौकरों ने उसे हर चीज बिस्तर पर ला कर दी, उसे खूब खिलाया पिलाया। लेकिन शादी के तीसरे दिन, माँ, मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है। अब 2 साल तक मुझे वहीं रहना होगा। कोमल, अब तुम्हें भी मेरे साथ वहीं रहना होगा। अनुपम कोमल को लेकर दूसरे शहर चला गया। कोमल को अकेले रहने की आदत नहीं थी। वो बचपन से घर की लाडली रही थी और सब उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो जो भी बोलती थी सब वही करते थे। लेकिन अनुपम के साथ दूसरे शहर में आने के बाद उसके दिन बदलने लगे। अनुपम काम के चक्कर में जल्दी ऑफिस चला गया। कोमल को सोते सोते भूख लगने लगी। अरे यार, पेट में चूहे कूद रहे, क्या खाऊं? अब कौन लाकर देगा मुझे बिस्तर पर खाना? पता नहीं कुछ बना भी है या नहीं। लेकिन जब भूख उसकी बर्दाश्त से बाहर हुई, माँ भाभी कुछ दे दो ना खाने को। हार थक कर उसे बिस्तर से उठना ही पड़ा। वो रसोई में गई जहाँ खाना नहीं बना था। उसे जोरों की भूख लग रही थी, लेकिन खाना तो उसे बनाना आता ही नहीं था। उसने अपनी भाभी को फोन लगाया। क्या बात है ननद जी, आज सुबह सुबह फोन, ये कैसे हो गया आज? भाभी बहुत जोरों की भूख लगी है, ऐसा कुछ बताओ ना जो जल्दी बन जाता हो।
रोटी सब्जी बना लो। नहीं 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 नहीं, वो तो बहुत मेहनत का काम है। अच्छा तो ऐसा करो, पोहा बना लो जल्दी से। नैना उसे पोहा बनाने का तरीका बताती गई और उसने पोहा बना लिया। फिर उसे बर्तन भी धोने पड़े, लेकिन इन सब में वो बहुत थक गई। फिर वो सोने चली गई। दिन में उसे फिर भूख लगी तो उसने YouTube पर देखकर खिचड़ी चढ़ा ली। तभी उसका ध्यान घर पर गया। ओफो, ये घर तो कितना गंदा हो रखा है, बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है। मैं तो ऐसे गंदगी में नहीं रह सकती। खिचड़ी होते होते उसने घर साफ कर डाला क्योंकि उसे गंदगी से नफरत थी। ऐसे धीरे धीरे करके उसका आलस जाने लगा। शाम को अनुपम लौटा तो उसने देखा कि कोमल ने उसके लिए खिचड़ी बनाई है। अरे वाह, आज तुमने खिचड़ी बनाई है? पहली बार? अरे भाई, पहली बार मेरी पत्नी ने कुछ बनाया मेरे लिए, मैं तो जरूर खाऊंगा। हाँ, खाकर बताओ कैसी बनी है। अनुपम खिचड़ी खाता है तो उसे वो बड़ी पसंद आती है। वो कोमल की खूब तारीफ करता है। तब जाकर अनुपम ने उसे सारी सच्चाई बताई कि किस तरह ये सारा प्लान उसका और नैना का था। अच्छा, तो ये सब तुम दोनों का किया धरा है जो मुझे सीधे रास्ते पर ले आए। अभी भाभी को फोन करके खूब डांट लगाती हूँ, लेकिन प्यार वाली मेरी प्यारी भाभी कितना सोचती है मेरे बारे में। कोमल फोन करके अपनी भाभी को थैंक यू बोलती है और उसे सब बताती है कि किस तरह वो घर का सारा काम सीख गई है और तरह तरह का खाना भी बनाने लगी है। ये सुनकर कोमल की भाभी और माँ दोनों बहुत खुश हुई और उनके दिल को तसल्ली मिली। अनुराधा की ननद वर्षा एक अमीर घर में ब्याही हुई थी। वर्षा की जब शादी हुई थी तब उसके मायके वाले अमीर थे, इसलिए वर्षा की शादी में अच्छा खासा दहेज भी दिया गया था। राकेश का कारोबार अच्छा था पर अचानक बिजनेस में घाटा हो गया। अब अनुराधा और राकेश को गरीबी में दिन गुजारने पड़ रहे थे। मम्मी, बुआ के घर चलो ना, मुझे पूर्वी के साथ खेलना है। उसके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने हैं, मेरे पास तो एक भी नया खिलौना नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलती हूँ, लेकिन जल्दी आ जाएंगे पापा के आने से पहले। अनुराधा अक्सर स्वाति को वर्षा के घर ले जाती थी। स्वाति को पूर्वी के साथ खेलना अच्छा लगता था पर वर्षा को अनुराधा का बार बार आना पसंद नहीं था। भाभी, हो सके तो दोपहर के वक्त मत आया करो, वो पूर्वी के सोने का वक्त होता है ना, तो तुम स्वाति को ले आती हो। पूर्वी खेलने में लग जाती है, इसलिए बोल रही हूँ। वैसे मेरी बात का बुरा मत मानना। नहीं नहीं वर्षा, मैं भला तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगी। वो तो स्वाति जिद करने लगी कि उसे पूर्वी के साथ खेलना है, इसलिए मैं उसे ले आई। चलो स्वाति, अब घर चलते हैं, पापा भी आ गए होंगे। अनुराधा की ननद वर्षा उसके गरीब होने से चिढ़ती थी, पर अनुराधा बहुत भोली थी। उसके स्वभाव में सीधापन था। वो अपनी ननद की बातों को दिल पर नहीं लेती थी। कुछ दिनों बाद वर्षा की शादी की सालगिरह का फंक्शन था। उसने सबको इनवाइट किया था। राकेश, वर्षा की शादी की सालगिरह है, वो एक बड़ी पार्टी कर रहे हैं। हम तो घर के हैं, इसलिए समय से पहले पहुँचे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है अनुराधा, एक काम करो, तुम स्वाति के साथ चली जाना, मुझे थोड़ा काम है तो मैं वो निपटा कर वहीं से सीधा आ जाऊंगा। ठीक है राकेश, फिर मैं स्वाति को लेकर चली जाऊंगी। अच्छा, पता नहीं वर्षा का फोन आया था, कुछ काम है, शायद कल की पार्टी का, इसलिए बुला रही है। ठीक है, चली जाओ, स्वाति को भी लेती जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। अनुराधा वर्षा के पास चली जाती है। वर्षा ने कुछ साड़ियाँ निकाल कर रखी हुई थी। अनुराधा भाभी, कल की पार्टी काफी बड़ी है और मैं नहीं चाहती भैया और आपकी पीठ पीछे कोई बात बनाए। मेरी ससुराल वालों और अनिल को तो आप जानते ही हो, सब लोग बहुत हाई फाई हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे मायके वालों की वजह से मेरे अपने ससुराल के रिश्तेदारों के सामने इंसल्ट हो। आपके पास तो कोई ढंग की साड़ी नहीं होगी। ये मेरी कुछ साड़ियाँ रखी थी, मैंने तुम्हारे लिए निकाल दी है, ये लेती जाओ। और हाँ भाभी, अनिल के कुछ कोट पैंट उन्हें टाइट हो गए, वो भैया कल के फंक्शन में पहन लेंगे। अनुराधा कुछ बोल नहीं सकी और चुपचाप घर आ गई। उसने घर आकर कोट पैंट एक अलमारी में छुपा कर रख दिए ताकि अपनी बहन का ये स्वभाव देखकर राकेश को बुरा न लगे। अगले दिन अनुराधा और राकेश फंक्शन के लिए पहुंचते हैं। राकेश भैया, आप क्या ये कुर्ता पजामा पहन कर आए हो? मैंने भाभी को आपके लिए कोट पैंट दिए तो थे। अब कौन से कोट पैंट? सुनिए, अनिल जी आपको बुला रहे हैं। अनुराधा बात को काट देती है और वर्षा मेहमानों में बिजी हो जाती है। कुछ देर बाद वर्षा अनुराधा के पास आती है। अनुराधा भाभी, स्वाति का जरा ध्यान रखना, 2 बार गुलाब जामुन और आइसक्रीम की प्लेटें ले चुकी है। मैं इसे बहुत देर से देख रही हूँ। मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि मेरे मायके वाले कितने भुक्कड़ हैं। इस होटल में प्लेट का हिसाब है, एक प्लेट उठाने पर 2000 रुपए लगेंगे। कभी स्वाति बार बार प्लेटें उठाती रहे और आप चुपचाप देखती रहो, है तो वो शैतान ही। अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी राकेश आ जाता है और अनुराधा अपने आंसुओं को छुपा लेती है। क्या हुआ अनुराधा, वर्षा क्या कह रही थी? वो कुछ नहीं, बस ऐसी कोई सामान था तो वो मुझसे पूछ रही थी। वर्षा अपनी भाभी अनुराधा को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। अरे वर्षा, ये तो तुम्हारी भाभी अनुराधा है ना? और कैसा चल रहा है तुम्हारे भैया का काम?
क्या बताऊं मिसेस शर्मा, जब से भाभी के कदम हमारे घर में पड़े हैं मेरे तो मायके में मानो अकाल पड़ गया है। मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे, बेचारे भैया अकेले कमा कमा कर थक गए। ये तो पहले ही गरीब खानदान से आई हुई थी, मैं ही हूँ कि इनकी मदद करती रहती हूँ। अब क्या करूँ, हूँ तो आखिर बहन ही। अपने भाई का दुख तो मेरे से देखा नहीं जाता। आज फंक्शन में पहनने के लिए कपड़े भी मैंने ही दिए हैं। तभी अनिल वर्षा को केक काटने के लिए बुला लेता है। फंक्शन खत्म होने के बाद अनुराधा राकेश और स्वाति के साथ घर आ जाती है, पर उस दिन अनुराधा ने सोच लिया था कि अब वो वर्षा के घर बहुत कम जाया करेगी। पूर्वी कई बार जिद करती थी पर वर्षा उसे बहाना बनाने लगी। एक दिन राकेश घर आया और अनुराधा से बोला, अनुराधा, अनिल जी मिले थे। वर्षा के कंधे में फ्रैक्चर हो गया है, वो बाथरूम में फिसल गई थी। क्या वर्षा बाथरूम में गिर गई? कब हुआ, कैसे? पूरी बात अनिल जी फोन पर बता नहीं सके। तुम तैयार हो जाओ, हम हॉस्पिटल चलते हैं। सुबह ही एडमिट हुई है वर्षा। अनुराधा राकेश के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। ये सब कैसे हुआ वर्षा? बाथरूम का बल्ब खराब हो गया था, वहाँ अंधेरा था, तभी पैर फिसल गया और देखो मुझे चोट आ गई। चिंता मत करो वर्षा, सब ठीक हो जाएगा। कल पूर्वी का एग्जाम भी है और घर कौन देखेगा? डॉक्टर ने मुझे यहाँ कुछ दिन रुकने के लिए बोला है। वर्षा तू चिंता क्यों करती है? मैं और तेरी भाभी है ना, सब संभाल लेंगे। तू बस अपना ध्यान रख। अच्छा, मैं स्वाति को स्कूल लेने जा रहा हूँ, पूर्वी को भी लेता आऊंगा। अनिल जी, आप यहीं वर्षा के पास रुको। वर्षा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना, फिर परेशान क्यों होती हो? सारी चिंता छोड़ दो और आराम करो। अनुराधा वर्षा के पीछे घर का सारा काम संभाल लेती है और पूर्वी को भी समय से स्कूल भेज देती है। कुछ दिनों तक वो और राकेश वर्षा का पूरा ध्यान रखते थे। कुछ दिन बाद वर्षा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। अरे वर्षा, लेटी रहो, आराम करो। अब मैं ठीक हूँ भाभी, तुमने मेरी परेशानी के वक्त मेरी कितनी मदद की, पूर्वी की देखभाल की। तुम बहुत अच्छी हो भाभी। तुमने और भैया ने मेरा कितना ख्याल रखा। ससुराल की अमीरी के घमंड में मैं अपने कीमती भैया भाभी का प्यार खो रही थी। आज सासू माँ और मेरी जेठानी दोनों ने मेरी इतनी देखभाल नहीं की जितनी आपने और भैया ने की है। वर्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनों के प्यार को समझ गई थी।